हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जो कि बायोलॉजी से संबंधित है, जो कि जैव प्रक्रम है, इसके 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 वीडियो में समझने वाले हैं डायग्राम्स एंड इंपॉर्टेंट नोटेशंस। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे बायोलॉजी के इस चैप्टर को समझें तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रह सकते हैं, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। पीडीएफ भी प्रोवाइड आप लोगों को किसी माध्यम से कुछ दिनों में करवा दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक कर चुके थे और कहाँ से हम लोगों को आगे प्रोसीड करना बाकी था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस पहले नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के आप लोग पहले देख लें। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपका हम लोगों को कंप्लीट शुरू करना है मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया और टाइलिन एंजाइम्स और उसके उपयोगिता और आमाशय में अम्ल की उपयोगिता, इन सबसे संबंधित सवाल देखे गए हैं और जो कि आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पाचन की प्रक्रिया क्या है। तो मैं आप लोगों को बोल देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी एजुकेटर का वीडियो देखेंगे तो पेन और पेपर साथ लेकर के ही बैठे, ऐसे ही बेड पर लेटे लेटे किसी भी स्क्रॉल मत करें और ना ही किसी का वीडियो देखें। इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए कुछ यूज़फुल हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो पेन और पेपर लेकर के ही किसी एजुकेटर का वीडियो देखें और वहाँ से बातों को नोट करने का या स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपने पास रखने का काम करें। साथ ही साथ एक प्रॉपर नोट्स बनाए, तभी जाकर के आप जो है इससे आप आसानी से अपने चीज़ों को रिलेट करके समझ सकते हैं। तो पाचन की प्रक्रिया समझे तो पाचन की प्रक्रिया देखिए एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आप कह सकते हैं कि जटिल भोज्य पदार्थ जो होता है, जटिल भोज्य पदार्थ वो सरल भोज्य पदार्थों में टूट जाता है। यानी यानी जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। अब ये पाचन में क्या होता है कि इसमें हमारे भोजन के जो अवयव होते हैं उसमें या तो कार्बोहाइड्रेट होता है, या तो उसमें प्रोटीन होता है, या तो उसमें फैट होता है, या उसमें जल या रुक्षांश वगैरह होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मुख्य रूप से बदल जाता है ग्लूकोज में। आगे ये सवाल भी आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहीं पे बता दे रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में बदल जाता है, प्रोटीन हमारा एमिनो एसिड्स में बदल जाता है, या एमिनो अम्ल में, फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर वाले इस तरफ जो है एक आप कह सकते हैं कि जटिल भोज्य पदार्थ है, और यहाँ पर जो मैंने एक उत्पाद लिखा था या जो बनते हैं वो इसके सरल भोज्य पदार्थ से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को ऊर्जा या एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो पाचन की प्रक्रिया हमारे शरीर में मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में हमारे पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब ये आहार नाल जो होता है इसमें 2 प्रकार के काम जनरली देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ग्रंथियाँ होती है, और आप कह सकते हैं कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के आप कह सकते हैं कि एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं जिसके माध्यम से पाचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर ले एलिमेंट्री कैनाल की या आहार नाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है कि एक रास्ता होता है, एक वे होता है जो कि हमारे मुंह से शुरू होकर के हमारे मल द्वार पर जाकर के समाप्त हो जाता है। जो भी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कोशिश कीजिए आप लोग इसको लिखने का। तो ये क्या होता है कि हमारे माउथ से शुरू होता है और एनस यानी मल द्वार पर जाकर के समाप्त हो जाता है। तो इसी पूरे एक आप कह सकते हैं इसी पूरे रास्ते में या इसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पूरे पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इसके मैं कुछ पार्ट्स आप लोगों को लिखवा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले अगर एलिमेंट्री कैनाल की पार्ट्स का बात कर ले तो ये सबसे पहले शुरू होता है हमारे माउथ से। उसके बाद हमारे मुंह की बकल कैविटी या मुख्य गुहिका यानी हमारे मुंह के अंदर वाला पार्ट। उसके बाद फेरिंग्स यानी ग्रसनी होता है, ये आप जो आप कह सकते हैं कि आपके गले में एक जो लंबी सी आप ये पाइप जो देखते हैं वो आपकी ग्रसनी है। उसके बाद आप कह सकते हैं भोजन नली है। उसके बाद स्टमक यानी अमाशय है। अमाशय के बाद आपका भोजन मुख्य रूप से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, उसके बाद मल द्वार से जाकर के आप इन सभी भोज्य पदार्थों का जो अपचे होते हैं उनका निष्कासन कर देते हैं। तो हम लोग एक एक करके सबको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे मुंह से जो हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमारे पाचन की प्रक्रिया मुख्य गुहिका से आरंभ हो जाती है, यानी मुंह के अंदर से ही आपके पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उसमें आपका टाइलिन नाम का एक एंजाइम निकलता है। तो उसी की उपयोगिता से संबंधित एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल यह है कि टाइलिन नामक हार्मोन कहाँ से निकलता है एवं उसका क्या काम है। तो देखिए टाइलिन या लार एमाइलेज लार से निकलता है जो कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उसे माल्टोज में बदलता है। इसके बाद भोजन अमाशय में पहुंचता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां होती है उसे से हमारा टाइलिन नाम का एक एंजाइम निकलता है। आप लार ग्रंथियों आपके कान के बगल में एक जो आप कह सकते हैं जॉ लाइन होता है वहाँ पे आपका एक लार ग्रंथि होता है। दूसरा आप कह सकते हैं कि ये दांत जो होते हैं दांत और जबड़े के बीच वाले
पोर्शन में होते हैं, और तीसरा आपके गर्दन के नीचे वाला एरिया जो होता है, आप ऐसे गर्दन उठाइएगा तो नीचे वाला जो एरिया होता है तो वहीं पर आपके लार ग्रंथियां उपस्थित होती है। तो तीन जोड़ी जो है हमारे शरीर में लार ग्रंथियां उपस्थित होती है। यहीं से जो है आप कह सकते हैं कि एंजाइम निकलता है, जिसको सेलेवरी एमाइलेज भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब ये हमारे भोजन में स्टार्च जो उपस्थित होता है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन फर्क इसमें कितना है कि ये आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपल है, यानी ये जटिल है और ये आप कह सकते हैं कि साधारण है या सरल है। अगला है, जैसे कि आप देखा तो उसके बाद बकल कैविटी से आपके भोजन नली के माध्यम से होते हुए आपका भोजन जो है अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में मुख्य रूप से आपके भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया होती है, अमाशय में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो कि भोजन को अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करने का काम करता है, अम्लीय माध्यम देता है। आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो एक बात को अच्छे से तरीके से समझ ले कि अमाशय में अम्ल का जो काम होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निकालना होता है। पहली बात तो ये। दूसरा क्या करता है कि जैसे इंसान है तो भोजन करता है, तो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं। तो इन सूक्ष्म जीवों को ये अम्ल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, उसको किल करने का काम करता है, उसको मारने का काम करता है। और दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि अमाशय की भित्तियों में जितने भी प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं या जितने भी प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है, उसको जागृत करता है, जो उसको जगाता है कि भाई उठो, भोजन आ चुका है, आप लोग अपना जो है एंजाइम्स सेक्रेट कीजिए, एंजाइम्स का आप लोग श्रवण कीजिए और भोजन को पचाने का काम कीजिए। तो ये दो मेनली मुख्य रूप से इसके काम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका पूरा बात यहाँ पर लिखा जा चुका है। अमाशय में जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है, जो कि पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन के पाचक एंजाइम होते हैं, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देते हैं। चूंकि यह अम्लीय माध्यम में संभव है, इसलिए यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित रहता है और प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। यानी इसमें क्या होता है कि आप पेप्सिन नाम का एंजाइम एक निकलता है, जो कि प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन्स में। यानी पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को आपके पेप्टोन्स में बदल देता है। उसके बाद रेनिन जो होता है, रेनिन नाम का एंजाइम आपके कैशीन को कैल्शियम पाराकैशिनेट में बदल देता है। उसके बाद लाइपेज नाम का एंजाइम जो निकलता है वो लिपिड या फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेनली 3 टाइप्स के जो है आपके एंजाइम्स निकलते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि प्रोटीन और पेप्टोन्स में क्या अंतर होता है। तो प्रोटीन की अगर बात कर लें तो ये जो है आप कह सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है, जो आप कह सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स आप कह सकते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। लेकिन पेप्टोन्स जो होता है ये स्मॉलर ड्रॉपलेट्स होते हैं या स्मॉलर आप कह सकते हैं कण होते हैं, जो कि मुख्य रूप से क्या होते हैं, ये सरल भोजन में ये परिवर्तित हो चुके होते हैं। वहीं आपकी रेनिन की बात, यहाँ वही जो रेनिन जो होता है वो एक प्रकार का एंजाइम है, जो कि कैशीन को कैल्शियम पाराकैशिनेट में बदलता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये कैसीन क्या है। तो जो हम लोग दूध ग्रहण करते हैं तो क्या उसमें जो प्रोटीन मौजूद होता है उसको हम लोग कैशीन बोलते हैं, और इसको बदला जाता है कैल्शियम पाराकैशिनेट, यानी दूध को दही में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसलिए आप लोग देखिएगा कि जब भी छोटे बच्चे होते हैं वो उल्टी करते हैं, अपने दूध की उल्टी करते हैं, तो उसके दूध में आपको दही लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यानी उनके शरीर में आप कह सकते हैं कि एक्टिवली अवेलेबल होता है आपका रेनिन, जो कि कैशीन को कैल्शियम पाराकैशिनेट में बदलने का काम करता है। साथ ही साथ ये भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये कैशीन जो होता है ये मुख्य रूप से रेनिन जो होता है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ दूध को ही ग्रहण करते हैं, तो उनके शरीर में रेनिन की मात्रा सबसे अधिक होती है मनुष्यों की अपेक्षा, यानी जो बड़े वयस्क व्यक्ति होते हैं उसकी अपेक्षा। बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट और की, तो हमारे शरीर में 65 से लेकर के 70% तक हमारे शरीर में जल उपस्थित होता है। ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे ही गए हैं, पूछने जाने की इसकी हमेशा संभावना बनी रहती है। इसके बाद भोजन जो होता है आपका, आप कह सकते हैं कि छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत की आप कह सकते हैं, छोटी आंत को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहले को ड्यूडेनम बोलते हैं, दूसरे को जेजुनम बोलते हैं और तीसरे को इलियम बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको आप DJI भी कह सकते हैं। तो इसके बाद भोजन जो है आपका ड्यूडेनम में जाता है, जिस ग्रहणी में जाता है, जहाँ पर आपके गाल ब्लडर से जो है आप कह सकते हैं कि बाइल जूस निकलता है, जो कि आप कह सकते हैं फैट पार्टिकल्स को या वसा के अणुओं को छोटे छोटे वसा के अणुओं में परिवर्तित करने का काम करता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आपका बाइल जूस जो होता है या
बाइल रस जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो आप लोग ध्यान रखिए ये जो स्रावित होता है ये हमारे लीवर से स्रावित होता है, लेकिन ये जमा रहता है हमारे गाल ब्लैडर में। इस चीज़ को भी याद रखें, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि गाल ब्लैडर से ये निकलता है तो ये समझ लेते हैं कि यहाँ से ही इसका उत्पत्ति होती है, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि लीवर से इसका सेक्रेशन होता है, लीवर से ये उत्पन्न होता है, लेकिन जमा रहता है आपके गाल ब्लैडर में। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हैं। उसके बाद भोजन जो है आपका, भोजन मुख्य रूप से उसके बाद आप कह सकते हैं उसमें आप बाइल जूस तो निकलता है, साथ ही साथ वहाँ अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय भी वहाँ जुड़ा हुआ रहता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स के माध्यम से। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं जो कि भोज्य पदार्थों को पचाने का काम करते हैं। उसके बाद भोजन जो है क्षुद्रांत या जेजुनम में जाता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार के पाचन की कोई भी प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, और यहाँ पर आप कह सकते हैं फूड मटेरियल्स जो हम लोगों ने खाया है उसमें जो उपस्थित पोषक तत्व है उसके अवशोषण का काम होता है। इसके बाद भोजन आपका इलियम या क्षुद्रांत्र में जाता है, क्षुद्रांत्र में जाकर के यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस निकलता है जो कि मुख्य रूप से पूरे तरीके से पाचन की प्रक्रिया को संपन्न करने का काम करता है। उसके बाद भोजन जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है, जहाँ पर सबसे पहला जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको सीकम या अंतनाल कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग अपेंडिक्स के रूप में मौजूद हो चुका है। उसके बाद भोजन बृहदांत्र में पहुँचता है। उसके बाद रेक्टम या मलाशय के माध्यम, रेक्टम और यानी आपके कोलन में क्या होता है कि मुख्य रूप से बृहदांत्र जिसको बोलते हैं उसमें जल के अणुओं का अवशोषण होता है, और रेक्टम यानी मलाशय में आप कह सकते हैं कि जो भी अपचे पदार्थ होते हैं वो कुछ देर के लिए हमारे भोजन के मलाशय में संग्रहित रहते हैं, और वो प्रेशर के माध्यम से हम लोग उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन का नाम दे सकते हैं, या पाचन उत्सर्जन हो गया। ये आप कह सकते हैं रेक्टम या मलाशय से जो बाहर निकल गया। और ये पूरी प्रक्रिया जो मैंने आप लोगों को समझाई विथ नोटेशंस एंड फिगर, तो ये आपका हो जाएगा मुख्य रूप से आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियोस में हम लोग स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग समझने और जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।